नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सिंह आपके सामने तथागत सिविल सर्विसेज में फिर से उपस्थित हूँ। आज हम लोग यहाँ पर प्रश्न संख्या 46 से लेकर 60 तक पढ़ेंगे, जो हम लोगों ने श्रृंखला प्रारंभ की है प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित। तो अभी हम लोगों ने भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यूज़ पढ़ने शुरू किए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़, और प्रतिदिन 15 क्वेश्चन व्याख्या के साथ पढ़ते हैं। और इससे पहले हम लोग लगभग 45 प्रश्न ख़त्म कर चुके हैं। वहाँ से 46 से लेकर 60 तक के प्रश्न आज यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। तो आज शुरू करते हैं इसको। इसका पहला क्वेश्चन है आज का, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो पहला ऑप्शन है जनवरी 26 1950 को, दूसरा है नवंबर 26 1949 को, तीसरा है फरवरी 11 1948 को, चौथा है डी इनमें से कोई नहीं, अर्थात ए बी सी में कोई नहीं। तो आपको ध्यान होगा पिछली क्लास का, अगर याद हो तो मैंने बताया था कि जो 11वां वाचन हुआ था हमारी संविधान सभा का, और 11वां अधिवेशन जिसे कहें, तीसरे वाचन का 11वां अधिवेशन हुआ था, और उस 11वें अधिवेशन की जो अंतिम तारीख थी 26 नवंबर 1949 थी, और उसी दिन संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। वो अलग विषय है कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से बनकर लागू हुआ था, बनकर नहीं लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। तो इसका ऑप्शन होगा बी, संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। प्रश्न 47 है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। अंगीकृत मतलब स्वीकार किया गया, लागू नहीं किया गया, स्वीकार किया गया। तो यहाँ पर संविधान सभा द्वारा अंगीकृत करने की बात कही गई, लागू करने की बात नहीं कही गई। पहला ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को, दूसरा है 15 अगस्त 1949 को, तीसरा है 2 अक्टूबर 1949 को, चौथा ऑप्शन है 15 नवंबर 1949 को। तो बिल्कुल पीछे वाला प्रश्न ही है, इसकी जो तारीख है वो 26 नवंबर 1949 है, तो सीधा सा उत्तर है ए। प्रश्न 48 है, संविधान को 26 नवंबर के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि, अर्थात 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया जबकि 26 नवंबर को यह तैयार हो चुका था। तो फिर 2 महीने क्यों रखा गया, इसका कारण प्रश्न में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। दूसरा ऑप्शन है, इस तारीख को 1947 में 42 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। सी है, यह एक शुभ दिन था, और डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, अगर हम इस तारीख की महत्ता देखें 26 जनवरी की, तो ए ऑप्शन सीधा सीधा सही दिखता है, क्योंकि 1930 को 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज का झंडा फहराया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उसी दिन भारतीयों ने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो तब से लेकर, अर्थात 1930 से लेकर लगातार प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। तो इस तारीख को और ज़्यादा ऐतिहासिक बनाना था हमारे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। वो चाहते भी थे कि ये तारीख अब हमेशा के लिए ऐतिहासिक बन जाए, इसीलिए 2 महीने तक संविधान रुका रहा, लागू नहीं किया गया बनने के बाद भी। और 26 जनवरी 1930 की इसी तारीख को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। तो ये तारीख इसी कारण से निकलती है, तो इसका आंसर है ए। बी ऑप्शन में ध्यान दीजिए, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ है वो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होता है। बाकी सी डी से कोई मतलब ही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि संवैधानिक सभा के द्वारा इसको अंगीकृत किया गया था। ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल, भारतीय संसद उस समय थी ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं था। तो ये 3 ऑप्शन से कोई मतलब ही नहीं। अगला है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो यहाँ पर अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित होकर आए थे वो प्रश्न पूछा गया। ए है पश्चिम बंगाल से, बी है बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी है तत्कालीन मध्य भारत से, और डी है पंजाब से। तो ये आपके प्रश्न है कि डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे। तो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर पहली बात तो संविधान सभा के निर्वाचन को समझ लीजिए कि संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ वो जुलाई 1946 में संपन्न हो गया था। और डॉक्टर अंबेडकर जो थे उस समय का जो अविभाजित बंगाल का क्षेत्र था,
खासतौर से पूर्वी बंगाल के क्षेत्र से, वहाँ से चुनाव जीत कर आए थे जुलाई 1946 में। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, बंटवारा हो गया 1947 में आकर, 14 अगस्त 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, जिसकी वजह से उनका जो क्षेत्र था जहाँ से वो चुनाव जीते थे, वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, खासतौर से पूर्वी पाकिस्तान में, और उनकी सीट समाप्त हो गई। तब उन्होंने दोबारा बम्बई प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ा है। बम्बई प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। और बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना के संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव हुआ है, वहाँ से वो चुनाव जीते हैं। उपचुनाव क्यों हुआ है? क्योंकि जब इनकी सीट चली गई पूर्वी पाकिस्तान में, तब पूना सीट से जो कांग्रेस के प्रमुख नेता थे M.R. जयकर, और कांग्रेस ये चाहती थी कि डॉक्टर अंबेडकर संसद में आए, मतलब संविधान सभा में शामिल हों, उनकी योग्यता के आधार पर उनको अच्छे पद मिले और उनकी योग्यता का लाभ भी भारत को प्राप्त हो सके। इसीलिए कहीं ना कहीं पूना सीट जहां पर जयकर उस समय सदस्य हुआ करते थे, तो जयकर ने वहां से त्यागपत्र दिया है, और त्यागपत्र देने के बाद वहां पर उपचुनाव करवाए गए हैं। इसलिए उपचुनाव होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना क्षेत्र से, जो पूना संसदीय क्षेत्र था, वहाँ से उपचुनाव जीतकर सीधे सीधे संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। तो यहाँ पर विकल्प जो है वो बम्बई प्रेसिडेंसी लगाएंगे, बंगाल नहीं लगाएंगे, क्योंकि बंगाल वाला जो क्षेत्र था वो चला गया था। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो यहाँ पर उनके जन्म और उनकी मृत्यु की तारीखों पर बात की गई है, प्रश्न पूछा गया है। तो ए है 1886 1951, बी है 1891 1956, सी है 1877 और 1961, और डी है जन्म का 1889 और मृत्यु का 1961। तो ये 4 ऑप्शन हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, 1891 में। कब? 14 अप्रैल। और कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर 1956 को, और स्थान था दिल्ली। तो 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई है दिल्ली में, और 1891 में 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ है महू में। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न 52वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। और इनमें से कौन सा सही है ये चुनना है। फर्स्ट है केवल एक, सेकंड है केवल दो, थर्ड है एक और दो, फोर है ना तो एक ना ही दो। तो ये है पहली बात। तो जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ है ये 1932 में हुआ, नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दूसरी चीज़, इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम जो था 1935 के लिए एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई थी, ये भी ध्यान रखिए। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार के सूबों, अर्थात जो ब्रिटिश भारत के सूबे थे, राज्य थे, और भारतीय रियासतों के मध्य एक संघ की बात हुई थी, फेडरेशन जिसे कहें हम, उसकी बात को लेकर टाई अप हुआ था, समझौता था रियासतों और ब्रिटिश भारत के राज्यों के बीच में। तो अब प्रश्न पर आ जाते हैं, क्या कहता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित रूप में हुई। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका एक ठोस रणनीति यहीं पर बनाई गई। दूसरा है, भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के बीच गठन का उपबंध हुआ था। बिल्कुल सही है, इसका मतलब है इसका ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। अगला है, दो वक्तव्य हैं। कथन, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही। कारण है, इसको एक ग्रहीत संविधान कहा जाता है। ग्रहीत मतलब ग्रहण किया गया।
तो इसलिए कौन सा कथन सत्य है? ए कहता है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की स्पष्ट व्याख्या करता है। बी कहता है ए आर दोनों सत्य हैं परंतु ए आर की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है, स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और डी है ए सत्य है परंतु आर सत्य है। ए असत्य और आर सत्य। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का संविधान आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। भारतीय आवश्यकताएं जो हैं, जो भविष्य के लिए हमें दिखाई पड़ती हैं, वो संशोधन के प्रावधानों में समाहित हो जाती हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों के आधार पर अपने संविधान में लगातार संशोधन परिवर्तन करते रहते हैं और अभी तक 104 संशोधन हो चुके हैं। दूसरी ओर अगर हम ये बात करें कि जो कारण दिखाई पड़ता है कि गृहीत संविधान, तो बिल्कुल सही है कि कुछ चीज़ें इसमें ग्रहण भी की गई हैं, ये भी बात सही है। लेकिन ग्रहण किए जाने के कारण, कुछ चीज़ें ग्रहण करने का मतलब है 1935 का अधिनियम ही है, आयरलैंड के विषय हैं, अमेरिका के विषय हैं, कनाडा के विषय हैं, इस तरह से ग्रहण भी किया गया, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन भारतीय संविधान आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यह स्पष्टीकरण बिल्कुल गलत है। ये इस कारण नहीं है कि गृहीत संविधान, इस कारण है क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की बाकायदा प्रक्रिया दी गई है, इसलिए ये स्वरूप बनता है। गृहीत संविधान होने की वजह से ये स्वरूप नहीं बनता। तो सही दोनों है, इसका मतलब बी होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं है। अगला है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो इसका उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो संविधान सभा में जो वयस्क मताधिकार का विषय था, उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही थी, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने इसको बनाए रखने का समर्थन किया था। अर्थात ये दोनों व्यक्ति जो हैं वो बनाए रखना चाहते थे और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसको समाप्त करना चाहते, 15 वर्षों तक के लिए स्थगित करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये तो बहुत प्रसिद्ध चीज़ है। खैर, सी राजगोपालाचारी, बी जयप्रकाश नारायण, डी आचार्य कृपलानी और डी है महात्मा गांधी। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी ने स्पष्ट सुझाव दिया है कि कांग्रेस का जो कार्य है वो अब समाप्त हो चुका है, इसलिए उसको राजनीतिक दल के रूप में समाप्त कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन है मॉरिस जोन्स का, हार्डग्रेव जूनियर का, अलेक्जेंड्रोविच का और आइवर जेनिंग्स का। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको ये ध्यान रखना होगा कि भारतीय संविधान के विषय में इन विदेशी जो राजनीति शास्त्र के विद्वान हैं, उनमें से किस विद्वान ने भारतीय संविधान के विषय में लिखा है? मॉरिस जोन्स ने भी लिखा है, ये भी बात सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा, सबसे प्रमुख रूप से लिखने वाले हैं आइवर जेनिंग्स, क्योंकि उन्होंने बाकायदा इस पर रिसर्च किया है भारतीय संविधान पर। तो ये कथन जो है, अपनी राष्ट्रवादी प्रक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, ये आइवर जेनिंग्स का कथन है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये किसने कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था। अगला है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्याएं थीं? तो इसका उत्तर 15 है, ये ध्यान रखिए, सीधा सीधा इसका उत्तर है कि इसमें 15 महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये समितियों से संबंधित प्रश्न है, तो ये संघ से संबंधित है, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष। तो क्योंकि बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जैसे आपका संघ संविधान समिति थी, नियम समिति थी, संचालन थी, प्रारूप थी, सलाहकार थी, झंडा समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति थी, तो कई प्रकार की समितियां थी। उसी में संघ समिति से पूछा गया प्रश्न। पहला ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, दूसरा है जे बी कृपलानी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर।
तो ये ध्यान रखिएगा, जो इसमें जवाहरलाल नेहरू हैं वो संघ संविधान समिति इसके अध्यक्ष थे। ये सीधा सीधा इसका उत्तर है, क्योंकि बाकी लोग और भी समितियों के अध्यक्ष थे, लेकिन संघ से संबंधित विषय पंडित नेहरू के पास थे। अगला है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति। देखिए, पहले आपका केंद्रीय पूछा है, संघ पूछा है, दूसरा है प्रांतीय। तो डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी है सरदार पटेल। तो वो सीधा सा उत्तर है, रियासतों से संबंधित विषय, प्रांतों से संबंधित विषय जो भी थे वो सब के सब सरदार पटेल के पास थे। तो सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। अगला है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। इसको अगर आप ध्यान रखें, इंग्लिश में भी प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर अंबेडकर हुआ करते थे, और हाँ, इसमें 6 अन्य सदस्य भी थे, अर्थात ये 7 लोगों की एक टीम थी पूरी, और इस टीम ने बाकायदा संविधान का प्रारूप तैयार किया है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। हालांकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, तो ये आज के प्रश्न हैं, 60 प्रश्न, 15 क्वेश्चन, और इसके के आगे के जो भी प्रश्न होंगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। और जाते जाते तथागत सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।